Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue our first chapter of class 12 political science book, that is Challenges of Nation Building. So ये वीडियो इस चैप्टर का 5th पार्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हैदराबाद एंड मणिपुर वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप लोग प्रीवियस टॉपिक को इस टॉपिक के साथ अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओ। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था। सो उस टॉपिक में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ब्रिटिश इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे सो उन सारे प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से इंडियन यूनियन के साथ मर्ज किया गया, किस तरीके से इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया। सो ब्रिटिश इंडिया में एक दो नहीं बल्कि 565 प्रिंसली स्टेट थे। सो उन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में मर्ज करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। सो इस टास्क को फुलफिल करने में, इस टास्क को पूरा करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इंडिपेंडेंस से पहले ही, पार्टीशन से पहले ही ऐसे कई सारे प्रिंसली स्टेट थे जो कि इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो चुके थे। बट हमारे ब्रिटिश इंडिया में 4 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में मर्ज करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। सो पहला प्रिंसली स्टेट था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा था कश्मीर एंड फोर्थ था मणिपुर। सो इन चारों प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में मर्ज करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट के बारे में भी डिस्कस किया था कि आखिर जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से इंडियन यूनियन में मर्ज किया जाता है। सो बेसिकली जूनागढ़ में रहने वाले जितने भी सिटीजन थे, जितने भी लोग थे, सो वे लोग खुद चाहते थे कि हम लोग इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाए। सो इसीलिए जूनागढ़ में वोटिंग किया जाता है एंड वोटिंग के द्वारा जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन के साथ मर्ज कर दिया जाता है। नाउ अगर हम लोग दूसरे प्रिंसली स्टेट की बात करें, दैट इज कश्मीर। सो कश्मीर का जो इशू है, कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, वो हमें आज के टाइम पीरियड में भी देखने को मिलता है। सो आपके इस चैप्टर में कश्मीर प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया, सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। आपके इस चैप्टर में डायरेक्टली हैदराबाद एंड मणिपुर प्रिंसली स्टेट के बारे में बता रखा है कि आखिर इन दोनों प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इन्हीं दोनों टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हैदराबाद एंड मणिपुर प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया जाता है, किस तरीके से इंडियन यूनियन में मर्ज किया जाता है। सो आई होप कि आपको प्रीवियस टॉपिक थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा। बट अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं। सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम हैदराबाद वाले टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया में हैदराबाद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, यानी कि एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही लार्ज प्रिंसली स्टेट था। एंड अगर आप मैप में देखोगे देन हैदराबाद चारों ही साइड से इंडियन टेरिटरी से ही सराउंडेड है, यानी कि हैदराबाद के चारों ही साइड आपको इंडियन टेरिटरी ही देखने को मिलेगा। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हैदराबाद स्टेट के पास इंडिपेंडेंस के दौरान, पार्टीशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि वो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाए एंड दूसरा ऑप्शन ये था कि हैदराबाद स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। सो जो तीसरा ऑप्शन था कि हैदराबाद स्टेट पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, सो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं हैदराबाद स्टेट के पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस कि हैदराबाद स्टेट पूरे ही इंडियन टेरिटरी के बीच में था। हर एक साइड में आपको इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट देखने को मिलेगा। सो हैदराबाद चाह के भी पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं हो सकता था, क्योंकि हैदराबाद स्टेट पाकिस्तान एंड इंडिया के बॉर्डर के आसपास के इलाके में नहीं था। सो इसीलिए हैदराबाद स्टेट के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। सो हमारा जो ओल्ड हैदराबाद स्टेट था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में जो हैदराबाद स्टेट था, सो हैदराबाद स्टेट के कुछ जो पार्ट्स थे वो आज के टाइम पीरियड में महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट का पार्ट बन चुके हैं। यानी कि आज के टाइम पीरियड में हैदराबाद स्टेट जितना लार्ज है, जितना बड़ा है, तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में ओल्ड हैदराबाद स्टेट इससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। इनफैक्ट महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश जैसे जितने भी स्टेट है, सो उन सारे स्टेट का भी कुछ पार्ट ओल्ड हैदराबाद स्टेट का पार्ट हुआ करता था। सो उस टाइम में हैदराबाद के जो रूलर थे, हैदराबाद के जो राजा थे, वो एक टाइटल को कैरी करते थे, दैट इज निज़ाम। सो हैदराबाद के रूलर को निज़ाम कहा जाता था
एंड हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन हुआ करते थे, यानी कि वर्ल्ड के एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि पुराना हैदराबाद स्टेट बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट तो हुआ करता ही था, बट साथ ही साथ हैदराबाद स्टेट बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट भी हुआ करता था। सो इसीलिए हैदराबाद प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन के साथ मर्ज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड इसी से हमारे इंडिया का जो यूनिटी था वो बरकरार रहता। सो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ट्राई करती है कि हैदराबाद प्रिंसली स्टेट को हम लोग इंडियन यूनियन के साथ मर्ज कर दे। सो एज वी हैव डिस्कस कि इंडिपेंडेंस के दौरान, पार्टीशन के दौरान हैदराबाद के जो निज़ाम थे, सो उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाए या फिर वो हैदराबाद स्टेट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए। सो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, सो उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया, यानी कि वो चाहते थे कि हम हैदराबाद स्टेट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए, एक सेपरेट स्टेट बनाए। बट इंडियन गवर्नमेंट ये चाहता था कि हैदराबाद प्रिंसली स्टेट भी इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाए, इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट हो जाए। सो हैदराबाद के निज़ाम एंड इंडियन गवर्नमेंट इस टॉपिक पे एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन करते हैं, एक दूसरे के साथ समझौता करने की कोशिश करते हैं। सो उसी दौरान जो निज़ाम थे हैदराबाद के, सो उन्होंने एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था इंडिया के साथ इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर। सो इसका मतलब ये है कि एक साल तक जो हैदराबाद के निज़ाम है, सो वो कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, यानी कि हैदराबाद के निज़ाम ने एक साल का टाइम पीरियड मांगा था कि एक साल तक हम लोग सोचेंगे कि हैदराबाद स्टेट को हमें इंडियन यूनियन के साथ मर्ज करना है या फिर नहीं है। सो इंडियन गवर्नमेंट के साथ निज़ाम ने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था इन नवंबर 1947। सो ये था हैदराबाद स्टेट का थोड़ा सा बैकग्राउंड कि क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ था ना। नेक्स्ट हमें हैदराबाद स्टेट के एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में बता रखा है। सो इन द मीन टाइम, यानी कि जब ये स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये जो एक साल का टाइम पीरियड था, सो इसी टाइम पीरियड के दौरान हैदराबाद स्टेट में एक मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, एक आंदोलन किया जाता है बाय द पीपल ऑफ हैदराबाद अगेंस्ट द निज़ाम रूल। सो बेसिकली हैदराबाद के जो निज़ाम थे, जो रूलर थे, वो एक बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव रूलर थे, वो अपने सिटीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। सो इसी वजह से हैदराबाद में रहने वाले जितने भी लोग थे, सो वो एक मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, एक आंदोलन करते हैं अपने निज़ाम के रूल के अगेंस्ट में। एंड स्पेशली हैदराबाद के तेलंगाना रीजन में रहने वाले जितने भी पीजेंट्री थे, जितने भी किसान थे, सो उन्होंने निज़ाम के ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा फेस किया था। निज़ाम का जो ऑपरेसिव रूल था, सो उसका वो एक विक्टिम बने थे, यानी कि उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा फेस किया था। सो इसीलिए इस मूवमेंट में तेलंगाना रीजन के जो पीजेंट्री थे, वो बहुत ही लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं अगेंस्ट द रूल ऑफ निज़ाम। साथ ही साथ हैदराबाद स्टेट में रहने वाले जितने भी वेमेन थी, सो वेमेन ने भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन को फील किया था। निज़ाम का जो रूल था, निज़ाम का जो ऑपरेसिव रूल था, सो उसको कहीं ना कहीं वेमेन ने भी फेस किया था। सो इसीलिए इस मूवमेंट में वेमेन भी लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करती है। सो हैदराबाद का जो टाउन था, वो इस मूवमेंट का एक नर्व सेंटर बन गया था, यानी कि उसी टाउन में ज़्यादातर मूवमेंट्स हो रहे थे, ज़्यादातर आंदोलन हो रहे थे। सो पीजेंट्री एंड वेमेन के अलावा हैदराबाद स्टेट में जितने भी कम्युनिस्ट पीपल थे, यानी कि ऐसे लोग जो कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, साथ ही साथ हैदराबाद स्टेट के जितने भी कांग्रेस के मेंबर थे, सो वे सारे ही लोग इस मूवमेंट के फोर फ्रंट में थे, यानी कि इस मूवमेंट में लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये तो हमने जान लिया कि आखिर इस मूवमेंट को किस लिए स्टार्ट किया गया था, एंड इस मूवमेंट में कौन कौन लोग बहुत ही लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं ना। नेक्स्ट हमें निज़ाम के रिस्पांस के बारे में बता रखा है, यानी कि इस आंदोलन को देखकर, इस मूवमेंट को देखकर हैदराबाद के जो रूलर थे, जो निज़ाम थे, सो वो किस तरीके से रिस्पांस करते हैं। सो बेसिकली जो निज़ाम थे, वो अपने पैरा मिलिट्री फोर्स को रिलीज कर देते हैं अपने लोगों के ऊपर, जिसको रजाकार्स कहा जाता था। यानी कि निज़ाम के पास अपना एक पैरा मिलिट्री फोर्स हुआ करता था, जिसको रजाकार्स कहा जाता था। सो इन सारे रजाकार्स को ही उन्होंने लोगों के ऊपर रिलीज कर दिया, यानी कि इन सारे रजाकार्स को उन्होंने फुल परमिशन दे दिया कि इस मूवमेंट को रोकने के लिए आपको जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो। सो उन्होंने अपने मिलिट्री फोर्स को लोगों के ऊपर रिलीज कर दिया। सो निज़ाम के जो रजाकार्स थे, सो इनका जो कम्युनल नेचर था एंड इनका जो एट्रोसिटीज़ था, यानी कि इनका जो एक क्रूएल व्यवहार था, इनका जो अत्याचार था, सो इसका कोई भी बाउंड नहीं था, यानी कि इसका कोई भी लिमिट नहीं था। सो ये सारे जो मिलिट्री फोर्स थे, ये सारे जो रजाकार्स थे, ये बहुत ज़्यादा क्रूएल हुआ करते थे। निज़ाम की तरह ही ये भी बहुत ज़्यादा अत्याचारी हुआ करते थे। सो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इस मूवमेंट को रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे लोगों का मर्डर किया, काफ़ी सारे लोगों को मार दिया, साथ ही साथ
काफ़ी सारे लोगों को इंजर्ड भी किया एंड इवन जितनी भी वेमेन थी जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, सो उन सारे वेमेन का रेप भी किया, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को लूट भी लिया। सो इस तरीके से जो रजाकार थे वे लोग मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे एंड उनका जो मेन टारगेट था वो बेसिकली नॉन मुस्लिम पीपल था, यानी कि हैदराबाद स्टेट में रहने वाले जितने भी हिंदू पीपल या फिर जितने भी नॉन मुस्लिम पीपल थे उन्हीं सारे लोगों को मार रहे थे, मर्डर कर रहे थे, उन्हीं सारे लोगों को इंजर्ड कर रहे थे एंड उन्हीं सारे लोगों का रेप कर रहे थे। सो हमने निज़ाम के रिस्पांस के बारे में जान लिया ना। नेक्स्ट हमें गवर्नमेंट के रिस्पांस के बारे में बता रखा है। सो जब हैदराबाद स्टेट में जो सिचुएशन था वो बहुत ज़्यादा वर्स बन जाता है बिकॉज ऑफ द रजाकार्स की वजह से हैदराबाद स्टेट में रहने वाले जितने भी लोग थे, सो उन लोगों का जो सिचुएशन था वो बहुत ज़्यादा वर्स बन जाता है। सो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट था सो वो अपने आर्मी को यानी कि इंडियन आर्मी को ऑर्डर देता है टू टैकल द सिचुएशन, यानी कि उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। सो सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी हैदराबाद पहुंचती है निज़ाम के फोर्स को कंट्रोल करने के लिए, निज़ाम के फोर्स को रोकने के लिए। सो कुछ दिन का इंटरमिटेंट फाइटिंग होने के बाद बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड बिटवीन द रजाकार्स। सो इंटरमिटेंट फाइटिंग का मतलब होता है बीच बीच में होने वाला फाइटिंग। सो कुछ दिन तक बीच बीच में फाइटिंग होता है दोनों के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में, एंड एट द लास्ट जो निज़ाम थे हैदराबाद के सो वो सरेंडर कर देते हैं एंड इस तरीके से जो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट था सो वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाता है, इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट हो जाता है। सो विद दिस हमारा हैदराबाद वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। सो इस टॉपिक में हमने ये जाना कि आखिर किस तरीके से हैदराबाद प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन के साथ मर्ज किया गया। सो हैदराबाद के जो रूलर थे उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था, जिसका मतलब ये है कि 1 साल तक वो अपना डिसीजन नहीं सुनाएंगे। बट उसी दौरान हैदराबाद स्टेट में एक मूवमेंट होता है एंड ये जो मूवमेंट था ये इतना ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है, वो जो सिचुएशन था ये इतना ज़्यादा खराब हो जाता है दैट एट द एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो अपने फोर्स को भेजता है निज़ाम के फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए। एंड विद दिस जब वो जो फोर्स है वो हार जाता है सो निज़ाम सरेंडर कर देता है एंड जो हैदराबाद स्टेट था वो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाता है। ना नेक्स्ट हमें मणिपुर स्टेट के बारे में बता रखा है कि आखिर मणिपुर स्टेट को किस तरीके से इंडियन यूनियन के साथ मर्ज किया गया। सो इंडिपेंडेंस से कुछ ही दिन पहले मणिपुर स्टेट के जो रूलर थे, जो महाराजा थे जिनका नाम था बोधा चंद्र सिंह, सो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन किया था विद द इंडियन गवर्नमेंट, बट इस एश्योरेंस के साथ, इस आप कह सकते हैं शर्त के साथ कि मणिपुर स्टेट का जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो राजा के पास ही रहेगा। दैट मीन्स कि मणिपुर स्टेट में जितना भी इंटरनल डिसीजन है सो वो महाराजा के द्वारा ही लिया जाएगा, वेरएज जितना भी एक्सटर्नल डिसीजन है सो वो एक्सटर्नल डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। सो इस एश्योरेंस के साथ ही, इसी शर्त के साथ ही जो महाराजा थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन किया था। दैट मीन्स कि जो मणिपुर स्टेट है वो भी इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो रहा है। सो इंडिपेंडेंस के बाद मणिपुर स्टेट में बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर होता है, किस चीज़ के लिए? सो मणिपुर स्टेट के जितने भी लोग थे सो वो ये चाहते थे कि मणिपुर स्टेट में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाए। सो अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में आके मणिपुर स्टेट के जो महाराजा थे सो वो फर्स्ट टाइम मणिपुर स्टेट में इलेक्शन को हेल्ड करते हैं इन जून 1948। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। सो इलेक्शन के बाद जो मणिपुर स्टेट था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो स्टेट है इस स्टेट में मोनार्क तो रहेगा, यानी कि राजा तो रहेगा, बट अब ये जो राजा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। यानी कि अब मणिपुर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट किया गया एंड अब महाराजा जो कुछ भी इंटरनल डिसीजन लेगा देन वो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के हर एक मेंबर्स के साथ डिस्कस करने के बाद ही लेगा, कंसल्ट करने के बाद ही लेगा। सो अब जो मोनार्क है, अब जो महाराजा है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। सो मणिपुर जो प्रिंसली स्टेट था सो वो हमारे इंडिया का ऐसा पहला पार्ट था, ऐसा पहला स्टेट था जहाँ पे इलेक्शन को हेल्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि मणिपुर स्टेट में रहने वाले जितने भी लोग थे, चाहे वो मेन थे या फिर वेमेन थे, जिनका भी एज 18+ था, सो उन सारे लोगों को वोटिंग राइट्स दिया गया एंड इलेक्शन के दौरान पॉपुलरली लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट किया गया। सो मणिपुर स्टेट हमारे इंडिया का ऐसा पहला पार्ट था जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वोटिंग किया गया था इन 1948। सो अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात करें सो इंडिया में फर्स्ट टाइम 1952 में वोटिंग किया गया था, इलेक्शन हेल्ड हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बट जो मणिपुर स्टेट था वो काफ़ी पहले ही, यानी कि जून 1948 में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन को हेल्ड कर देते हैं। सो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्क क्वेश्चन के लिए।
ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये जो पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली था मणिपुर स्टेट में, सो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे, सो हर एक मेंबर्स का डिफरेंट ओपिनियन था अबाउट द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया, यानी कि मणिपुर स्टेट को पूरी तरीके से इंडिया में मर्ज होना है या फिर नहीं होना है। सो इस टॉपिक के ऊपर, इस डिसीजन के ऊपर अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग ओपिनियन था। सो जैसे कि मणिपुर का जो इंटरनल ऑटोनॉमी था वो महाराजा के हाथ में ही था, वो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उनके पास ही था। सो ये जो डिसीजन था कि मणिपुर स्टेट का जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, सो वो भी क्या हमें इंडियन गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। सो इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग ओपिनियन था। सो बेसिकली मणिपुर स्टेट में जितने भी कांग्रेस के लोग थे, यानी कि उस स्टेट में जितने भी कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे, सो वो लोग ये चाहते थे कि मणिपुर स्टेट को इंडियन यूनियन के साथ कंप्लीटली मर्ज हो जाना चाहिए। वेरएस मणिपुर स्टेट में जितने भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर थे, सो वे लोग ये चाहते थे कि मणिपुर स्टेट को इंडियन यूनियन के साथ कंप्लीटली मर्ज नहीं होना चाहिए। सो जब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा डिफरेंट ओपिनियन को देखा, ऐसा डिफरेंसेस को देखा इस टॉपिक के ऊपर, देन इंडियन गवर्नमेंट ने जो महाराजा थे मणिपुर स्टेट के, सो उनको प्रेशराइज किया, उनके ऊपर दबाव दिया कि आप मर्जर एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दो इन सितंबर 1949। सो बेसिकली मणिपुर स्टेट के जो महाराजा थे, सो वो इस दौरान यानी कि सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो मणिपुर स्टेट है वो कंप्लीटली इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो जाएगा। एंड इनफैक्ट मणिपुर स्टेट का जो इंटरनल ऑटोनॉमी था, सो वो इंटरनल ऑटोनॉमी भी इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया गया। सो जब महाराजा ने इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था, देन उन्होंने जो पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली था मणिपुर स्टेट का, सो उस लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी मेंबर्स के साथ कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया था। सो जब महाराजा के ऊपर प्रेशर आया, देन उन्होंने बिना ही कंसल्टेशन के मर्जर एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिया सितंबर 1949 में। सो इसकी वजह से मणिपुर स्टेट में बहुत ज़्यादा एंगर फैल गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया। बेसिकली ये सारे जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, सो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गए इंडियन गवर्नमेंट के साथ। एंड उसका जो हमें एक नतीजा है, उसका जो हमें एक इम्पैक्ट है, वो आज के टाइम पीरियड में भी फील होता है, आज के टाइम पीरियड में भी देखने को मिलता है। सो इस तरीके से मणिपुर जो प्रिंसली स्टेट था उसको इंडियन यूनियन के साथ मर्ज कर दिया जाता है, उसको इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। सो हैदराबाद एंड मणिपुर प्रिंसली स्टेट वाले टॉपिक को पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम पीरियड में जो इंडियन गवर्नमेंट था, सो इंडियन गवर्नमेंट हर एक तरीके का इस्तेमाल कर रहा था जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, सो उन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करने के लिए। सो इसी के साथ हमारे ब्रिटिश इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे जो कि इंडियन टेरिटरी में एग्जिस्ट करते थे, सो उन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया। सो इसी वजह से आज के टाइम पीरियड में जो हमारा इंडिया है वो इस तरीके से दिखता है। सो आप लोग सोचिए कि अगर उस टाइम पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट ने एंड स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सारे प्रिंसली स्टेट को अगर इंडिया के साथ मर्ज नहीं किया होता, देन हमारा जो इंडिया था वो बहुत ही छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइडेड होता, हमारा जो इंडिया है वो यूनाइटेड नहीं हो पाता। सो उस टाइम पीरियड के इंडियन गवर्नमेंट का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इंडिया को यूनाइट करने में, हमारे इंडिया को एकजुट करने में, हमारे इंडिया में हर एक प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। सो उस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे ब्रिटिश इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, सो जब उन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया, सो उसके बाद सारे ही प्रिंसली स्टेट एंड बाकी जितने भी स्टेट थे, सो उन सारी स्टेट को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि किस तरीके से न्यू बाउंड्रीज को बनाया गया। आज के टाइम पीरियड में हमारा इंडिया जिस तरीके से दिखता है, आज के टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट है, सो उन सारी स्टेट को किस तरीके से क्रिएट किया गया, उन सारी स्टेट की बाउंड्रीज को किस तरीके से क्रिएट किया गया। सो ये सब कुछ हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। सो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन, एंड आई होप कि आपको हैदराबाद एंड मणिपुर वाला टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। सो विद दिस आज के इस वीडियो को फाइनली एंड करते हैं। सो अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड प्लीज कमेंट में डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको ये सारे एनसीईआरटी नोट्स चाहिए देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट ऑल दिस एनसीईआरटी नोट्स, ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का बल्कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे हिस्ट्री के भी सारे ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगे। So now see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel, and thanks for watching my video.